अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद। शंघाई कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, एक इंतहाई जुर्रतमंदाना उन्होंने फैसला किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो बराह रास्त गोवा पहुंचे। आज सुबह 11 बजे यहाँ से रवाना हुए और जब गोवा पहुंचे तो वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऐसा इस्तकबाल किसी वज़ीर ख़ारजा का नहीं हुआ जैसा इस्तकबाल बिलावल भुट्टो जरदारी का हुआ था। और वो ताज होटल गोवा के होटल के अंदर क़याम पजीर हैं और वहाँ पर भारतीय मीडिया की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है और भारतीय मीडिया जो है वो बिलावल भुट्टो के एक इंटरव्यू के लिए आगे पीछे घूम रहा है। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो भी बनाकर भेजी है जिसके अंदर सलाम फ्रॉम गोवा भारत, ये उन्होंने टाइटल दिया इसका। और उसके साथ उन्होंने अपनी मसरूफियात भी बताई हैं। आज बिलावल भुट्टो ने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात होगी, जबकि उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात आज होगी। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा का एक डिनर है रात 9 बजे, उसके अंदर भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की साइड लाइन के ऊपर मुलाकात मुतवक्के है। इसके अलावा उस डिनर के अंदर तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँचे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे मुलाकात भी होगी, बातचीत होगी और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के हवाले से पाकिस्तान कितना आगे जा सकता है और इंडिया की जानिब से क्या कुछ फैसले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाऊं। हुमा बखाई साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर में, उनका वो हमारे साथ होंगे। और उसके साथ मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और GTV न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी भी हैं। सबसे पहले हुमा बखाई साहिबा की जानिब मैं आपकी जानिब आऊँगा। हुमा बखाई साहिबा, पाकिस्तान की जानिब से अगर ये सोचा जाए कि किसी किस्म का कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मुलाकात के अंदर, तो क्या ये सोचना गलत होगा या सही है? मेरा तो ख्याल है कि ये ट्रेजेक्ट्री ही गलत है, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से तो है ही नहीं। और पाकिस्तान ने 12 साल बाद ये फैसला किया है कि वो इंडिया की सरजमीन पे जाएगा, इसलिए नहीं कि वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, बल्कि इसलिए वही इंतहाई इम्पोर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। 2017 में जब पाकिस्तान को और इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिली थी तो दोनों ममालिक ने कहा था कि हम इस बात का इदराक करेंगे कि हम इसके लार्जर इंटरेस्ट को सबोटाज ना करें, अपने बायलैटरल डिफरेंसेस इसमें ना लाएं। तो इंडिया पे इसलिए बिल्कुल कंपेलिंग था कि वो पाकिस्तान को इनवाइट करे और पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया कि उसने कहा कि हम फिजिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑलरेडी उनकी मीटिंग्स लाइंड अप हैं विद द रशियन फॉरेन मिनिस्टर एंड आई एम श्योर कि वो दीगर फॉरेन मिनिस्टर से भी अहम मुलाकातें करेंगे। तो जो बात की जा रही है कि ऑनलाइन अटेंड कर लेते तो ये अहम मीटिंग्स तो ना होती। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जिस जंक्शन पे खड़ा है वहाँ पाकिस्तान को इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे और तमाम दीगर ऐसी एक्टिविटीज में इन होने की जरूरत है बनिस्बत इसके कि वो अपने आप को होस्टेज करे बायलैटरल रिलेशनशिप को। ये कश्मीर के हवाले से है ही नहीं, ये तो जो पाकिस्तान का ट्रस्ट है कि रीजनल कनेक्टिविटी हो, यूरेशियन मॉडल ऑफ कनेक्टिविटी आगे बढ़े, ये जो ईस्ट में ब्लॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर बेहतरी हो, वहाँ ये एक अहम किरदार अदा करेगा ये समिट। फिर आप देखिए कि शंघाई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रही है, अब ईरान इसको पहली दफा अटेंड करेगा, बेलारूस का इसकी मेंबरशिप दी गई है। तो ओवरऑल जो थ्रस्ट है वो वाइब्रेंट है, वो पॉजिटिव है। और बावजूद इसके कि इंडिया जो भी कहे, आपने अभी खुद कहा कि जो इंडियन मीडिया है इट इज एक्साइटेड अबाउट बिलावल्स विजिट। तो इन सम वेज बिलावल भुट्टो के पास, पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी विलिंगनेस टू इम्प्रूव रिलेशन, द फैक्ट कि हम एक अमन पसंद मुल्क है, इन तमाम चीज़ों को इंडियन सॉइल पे खड़े होकर प्रोजेक्ट करे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक इतने पॉजिटिव चीज़ के ऊपर इतनी नेगेटिव सियासत क्यों की जा रही है।
क्या हम किसी भी बात पे बशमूल फॉरेन पॉलिसी इश्यूज जो रियासत के लिए अहम है उन पर भी सियासत बड़ा अच्छा करेंगे। पॉइंट आपने उठाया हुमा बखाई साहबा के रीजनल नुकसान कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है। मतीन हैदर साहब, जैसा कि हुमा बखाई साहबा ने कहा कि एक बेहतरीन मौका है, आप क्या समझते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाए और पूरी दुनिया और इस रीजन के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उसमें भारत भी शामिल है, तो पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुकम्मल डॉक्टर हुमा बखाई की नुक्ते से इत्तेफाक करता हूँ। पहले तो ये समझना चाहिए कि ये पाक भारत जो है वायलेटेड रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा नहीं है। एक चीज़ ये भी देखनी है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो खैर मकदम किया है वो भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने जनूबी एशिया के डेस्क के सरबाज JP सिंह ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें रिसीव किया और उनके साथ दीगर भारतीय हुकाम भी थे और पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर भी थे वहाँ पे। जेस्चर्स अभी तक इंडिया की जानिब से जो आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन इसका यही कहना है कि ये शंघाई तावन तंजीम के हवाले से अगर वो जयशंकर से कोई मुलाकात होती भी है, हैंड शेक होता है साइड लाइन पे, यकीनी तौर पर ये SCO का असूल है कि साइड लाइन के ऊपर होस्ट वज़ीर ख़ारजा से सब लोग मिलेंगे। तो उसमें बात वही होगी जो डॉक्टर हुमा बखाई ने कही, कनेक्टिविटी और जो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो पाकिस्तान को मौशी तावन की ज़रूरत है, गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है। और अगर हम शंघाई तावन तंजीम में देखें तो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, रशिया है, चीन है, उसके साथ इंडिया है, ईरान को भी मेंबरशिप मिल चुकी है, लेकिन वो अब अप्रूवल के आखिरी मराहिल में। तो उसके साथ अफगानिस्तान है, देखिए उसको अगरचे के ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो उसके साथ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया की बहुत बड़ी बड़ी स्टेट है। तो पाकिस्तान का जो तजारती और मौसी मुस्तकबिल है खासतौर पर तजारत के हवाले से वो तो इसी खिते के अंदर है। और शंघाई तावन तंजीम की छतरी तरह इस वक्त जो पूरे खिते को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है काउंटर टेररिज्म का, पिछले बरस इंसदादे दहशत गर्दी की मशकें भी हुई वहीं पे इंडिया में शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म के तहत, अगरचे के पाकिस्तानी वफ्द ने शिरकत नहीं की, लेकिन जो वहाँ पे पाकिस्तान के डिफेंस अटाशी हैं पाकिस्तानी सफारतखाने में, हाई कमीशन में, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की। अभी 28 और 29 अप्रैल को वज़राए दफा की कॉन्फ्रेंस थी SCO के, उसमें वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, वो नहीं गए। उन्होंने वर्चुअल खिताब करना था, उन्होंने वो भी नहीं किया। उसकी जगह एक ऐसे PM मलिक अहमद खान जो है उन्होंने खिताब किया। उससे साफ जाहिर था कि पाकिस्तान इस फोरम को कितनी अहमियत दे रहा है। यानी जब एक ऐसे PM लेवल पे वो भी दफा के बारे में नहीं थे, उनसे वर्चुअल खिताब करा दिया गया। तो अभी SCO का फोरम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और इसमें कनेक्टिविटी, रवाबित, BRI प्रोजेक्ट पहले ही चाइना ने शुरू किया हुआ है, तो चीन के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे आ रहे हैं, रूस के साथ पाकिस्तान के मामला पहले बड़े पॉजिटिवली आगे चल रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं, अफगान वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं और ट्रायलेटरल जो है वो मुलाकात होगी। तो इसमें जो गोवा में बातचीत होगी पाकिस्तान चीन की, वो यहाँ पे भी होगी। लेकिन ये सारी कनेक्टिविटी, इकनॉमिक डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी, खारजा पॉलिसी, ये तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं इंसदाद दहशत गर्दी के ऊपर कि अमन कितना अफगानिस्तान में कायम हो पाता है, खित्ते में कितना अमन कायम हो पाता है। और फिर भी जो दो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया इंडिया पाकिस्तान तनाव में कमी के हवाले से, लेकिन चाइना ने जो अभी कमाल कर दिया रूस और ईरान और सऊदी अरब को साथ बिठा के उनके दरमियान मुफाहमत करा के, तो लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में अब चीन को ही कोई रोल अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान और भारत को साथ बिठाने में, क्योंकि चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। दो बड़ी मशरिक़ वस्ता की रियासतें आपस में मनवा ली गई। इस बात से आपकी इस बात से नतीजा ये निकला है मतीन साहब के रीजन के लिए और रीजन के अमन के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। वो बखाई साहबा, पाकिस्तान के अंदर जो रवैया चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं,
वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आवाज़ें जो हैं और ये जो बातें हो रही हैं, जैसे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा भी इस दौरे की, बिलावल भुट्टो की इस दौरे की मजम्मत कर चुके हैं, जबकि आज हमने देखा कि ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के खिलाफ की है और दीगर जगहों पर भी इंडिया के मुखालिफ बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमारा वज़ीर ख़ारजा इंडिया के अंदर मौजूद है, यहाँ पर क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? ये चीज़ें क्या माहौल को ख़राब करने के लिए होती हैं और क्या इसी चीज़ों से माहौल ख़राब हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसमें ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता है। उनका भी जो मीडिया है वो बहुत एंटी पाकिस्तान बातें करता है, उनके भी सियासतदान बहुत एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। लेकिन जो रियासती फैसले होते हैं, जो खारजा पॉलिसी के फैसले होते हैं, वो अगर इन चीज़ों को होस्टेज रहें तो फिर ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। देखिए, मैं आपसे अभी मतीन हैदर साहब ने जिक्र किया ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात से जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बेहतरी आई है उसके हवाले से। लेकिन आपको पता है कि उसी बेहतरी को लाने के लिए जो क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही थी वो 2 साल से हो रही थी और मीडिया को उस डिबेट से बाहर रखा गया। मीडिया पे जब वो ये बात खुली तो सबने कहा कि सरप्राइज हो गया। कभी भी ताल्लुकात बेहतर बाय सरप्राइज नहीं होते, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत है क्योंकि आइस ब्रेक हुई है। 12 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई विजिट हुआ है। इंडियन मीडिया इज एक्साइटेड अबाउट इट। और देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप तो होने ही चाहिए और हमें भी फंक्शनल, ये नहीं कह रही अच्छे ताल्लुकात या बुरे ताल्लुकात, मैं कह रही हूँ फंक्शनल ताल्लुकात, क्योंकि वो फंक्शनल ताल्लुकात हमारी भी ज़रूरत है। और ये जो शोर है ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ना, तो हमारे यहाँ तो ये तो खारजा पॉलिसी है, इंडिया स्पेसिफिक बात है, इस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है। तो मुझे कोई इस पर समझिए बहुत हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे इश्यूज पे भी पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है जो पाकिस्तान की बका के लिए क्रिटिकल है। फॉर एग्जांपल, हम मईशत पे करते हैं सियासत। जो लोग आज प्राइसेस की बात करते हैं वो पहले खुद आके जब हुकूमत में होते हैं वही कुछ करते हैं, और जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो उन माशी स्टेप्स को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का वतीरा है। तो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तान में है उससे मैं आई एम नॉट सरप्राइज कि ये सब हुआ। लेकिन ये जरूर है कि बात में हर जगह कहते हो कि कब तक पाकिस्तान में रियासत के नुकसान पर सियासत होती रहेगी, तब हम किसी कंसेंसस की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि इर्द गिर्द आपको हर जगह ऐसी मिसालें मिलती हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, कि ऑन इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक अनसेट कंसेंसस होता है, क्योंकि उसमें रियासत की बका की बात होती है, मुल्क के फैज की बात होती है। आज ये बैठकर फैसला करें, आकर बहस करें, डिबेट करें कि क्या ये जो विजिट है ये मुल्क के लिए बुरा है या मुल्क के लिए अच्छा है। टेंजिबल एविडेंस लाएं और फिर बात करें। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जी ऑनलाइन चले अटेंड कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वो इस बात पे तो अग्री है कि अटेंड करनी चाहिए थी, बट क्योंकि क्रिटिसिज्म फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो ऑनलाइन क्यों भाई ऑनलाइन कर लें, वहाँ इतने दीगर लोगों से बेहतरीन मुलाकातें हो सकती हैं। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को भी दूर करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ भी बढ़ना है, कनेक्टिविटी के लिए भी बढ़ना है। ये मल्टीलैटरल फोरम है। हम कब इस सोच से बाहर निकलेंगे कि अगर इंडिया का नाम आ गया तो फिर दुश्मनी चली गई और उसके हवाले से कुछ नहीं करना। ये तो बहुत छोटी सोच है, बहुत मायोपिक व्यू है। आई थिंक वी शुड सी बियॉन्ड दैट। पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर सकता है और पाकिस्तान को क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए, बिल्कुल साइड लाइन पे हुआ हुआ है पाकिस्तान और उसको मेन स्ट्रीम के अंदर है और अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे अहम फैसले भी करने हैं। ये फैसला इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला है। दोनों तजियाकारों ने इस बारे में हमसे कहा कि मतीन हैदर साहब और हुमा बकाई साहबा के ये दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है और उस दौरे का फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट पेश करना इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। किस तरह इस इम्तिहान को पास करेगी हुकूमत, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। और महंगाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर उरूज पर है और आईएमएफ का प्रोग्राम पहले से ही मुअत्तल है। अब आईएमएफ ने एक और शराइत रख दी है। शर्त यह है कि शरह सूद में एक बार फिर इजाफे पर आईएमएफ ने जोर दिया है और बजट बनाना, इलेक्शन का बजट हो या फिर मुल्क का बजट हो, यह बनाना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसहाक डार साहब जो हैं वो एक तरफ ये कहते आ रहे थे कि आईएमएफ से हमारा प्रोग्राम जो है वो फाइनल हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ दूर दूर तक पता नहीं है कि प्रोग्राम कब फाइनल होगा, कब पैसे आएंगे, क्या सूरत हाल हो गई। महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाना होगा। आईएमएफ की तरफ से यह वाज़ेह तौर पर मैसेज पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब पाकिस्तान आगे क्या कुछ करेगा, कैसे बजट बनेगा, इलेक्शन का बजट अलग बनाना है, इस पर हम बात करेंगे। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप साबिक चेयरमैन एफबीआर हैं, उनकी माशी सूरत हाल जो है उसके ऊपर काफी गहरी नजर है। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरा बताइएगा एक बात जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, $1 मिलियन क्वेश्चन है पाकिस्तान के अंदर ये कि आईएमएफ का प्रोग्राम कहां चला गया। पहले तो कहा जा रहा था, हम अगर 2 महीने पहले की बात करें तो हमसे वजीर आजम साहब और वजीर खजाना साहब बार बार आकर ये कहते थे कि 1 हफ्ते बाद होने वाला है, अगले हफ्ते हो जाएगा, 3 हफ्तों के अंदर ये प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा। आखिर कब ये प्रोग्राम फाइनल होगा और इसके बीच में रुकावटें क्या हैं? शब्बर ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं इस मामले में, बिल्कुल, तो मेरी पोजीशन हमेशा से ये वाज़ेह रही है कि ये प्रोग्राम अभी फाइनल नहीं होने जा रहा है। और अगर आप ये चाइना अमेरिका का खेल खेलते रहेंगे और ये अपनी सियासत में चाइना के एंगल को इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि आप यूएसए को ब्लैकमेल करें और उनको मजबूर करें कि वो आपके साथ सही टर्म पर एग्री करें, तो ये अब नहीं होगा। पाकिस्तान के अयाशी के दिन गुजर गए। यूएसए वाले अब आपके लिए वो कुछ नहीं करेंगे जो पास्ट में करते रहे हैं। और ये बात मैं इनको समझाता रहा हूं कि देखें, आपको चाइना के साथ और अमेरिका के साथ अब वो खेल खेलना खत्म करें। ये जो आप बार बार ये बयानबाजी करते हैं कि जी हम अपनी टिल्ड चाइना की तरफ कर रहे हैं, अब हम अमेरिका के साथ नहीं बात करना चाहते, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। आईएमएफ और पाकिस्तान की माशी सलामती, मैं बड़ी कैटेगोरिकल बात कर रहा हूं, उसको रिकॉर्ड कर लें। पाकिस्तान की माशी सलामती और आईएमएफ ये दोनों इस बात पे मुनहसर हैं कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात कैसे रहेंगे। अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं तो आप पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल को निहायत खराब देखेंगे। चाइना कभी किसी मुल्क को माशी मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत अच्छा मुल्क है या उन्होंने कोई हमारे साथ बहुत अच्छाइयां की हैं, मगर जब आप इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको एक सर्टेन तरीके से काम करना है, तो ये जो आपकी भूल है, ये पाकिस्तानियों की भूल है। और ये हमारे दिमाग में एक अंदाज बैठा हुआ है कि हम समझते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और वो हमें किसी मुसीबत से निकाल कर और हमें हमारे बेल आउट कर देगा। ये दिन गुजर गए, अब ये नहीं होगा। आप अपनी कश्ती का सारा बोझ एक तरफ डालें और वापस चलें उस जगह पे जहां से आप शुरू हुए थे, और इससे बात बनेगी। ये आईएमएफ का प्रोग्राम उस वक्त प्रॉपर्ली होगा जब पाकिस्तान के यूएस के साथ ताल्लुकात सही होंगे। दूसरी बात, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो भी गया तो भी पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं होंगे और पाकिस्तान को जुलाई के बाद अगले आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। चाहे पाकिस्तानियों को अच्छा लगे या पाकिस्तानियों को बुरा लगे, पाकिस्तान के माशी हालात इस वक्त निहायत खराब हैं और जो दुनिया है वो हमें किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। और ना मैं समझता हूं जो हमारी हरकत हैं, जो हमारे तरीके हैं, जिस तरह हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे। शब्बर ज़ैदी साहब, आपने एक और बात भी कही थी, आपने कहा था सियासी इस्तेहकाम भी इस मुल्क के अंदर आना चाहिए और अगर आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है। और इस हवाले से एक शोशा छोड़ा गया और एक लफ्जी तौर पर मुज़ाकरात हुए, उनका कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय इसके कि एक दिन इंतखाबात हों और हर जगह निगरान हुकूमतें हों। तो वो तो वही रहा है जो जैसा
कि ये हुकूमत चाह रही है, लेकिन जो जो चीज़ें इक़दाम करने की ज़रूरत है वो इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी बहरान से बाहर निकले। सियासी इस्तेहकाम आपको आने वाले दिनों के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि जिसको आप हुकूमत कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत में बैठे हैं, ये हुकूमत किस बात की हुकूमत है? जब आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, पब्लिक में आपका मैंडेट नहीं है, पब्लिक आपके पास से आपकी चीजों का आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, तो ये कौन सी हुकूमत है? बात यह है कि अगर इमरान खान साहब या जो भी पार्टी है, अगर हमारे पास कोई और सोल्यूशन है, अगर हम समझते हैं कि कोई और सोल्यूशन है, और मैं साफ बात करता हूं, अब माशाल्लाह सोल्यूशन नहीं है, यही है ना जी, तो सोल्यूशन तो कोई और नहीं है। आखिर में सोल्यूशन तो जो मर्जी अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी को पसंद हो या नहीं पसंद हो, इलेक्शन ही होगा ना जी। इलेक्शन में जो भी आएगा वो उसको उसकी हुकूमत होगी। अगर मैं बाहर बैठ के ये फैसला करने लगूं कि जी इलेक्शन होगा तो फिर कौन आएगा और कैसे आएगा और क्या करेगा और क्यों नहीं करेगा, अगर ये फैसले मैं बाहर बैठ के करूं और तो मेरी हैसियत क्या है करने की? और यही वजह थी कि जब मैं एक खुद जाती तौर पर एक जगह पे हमने बात की थी, तो हमने उस वक्त भी यही कहा था कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल टेक्नोक्रेट्स की सेटअप लाते भी हैं, तो आप ये बताएं कि उसकी अथॉरिटी क्या होगी, लेजिटिमेसी क्या होगी। तो बात वही की वही खड़ी है कि पाकिस्तान में जो माशी परेशानी है, पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी है। गलत हुआ या सही हुआ बात की बात है। आज पंजाब गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, एनडब्ल्यूपी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, पीके गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। अब उसको अगर आप गैर आईनी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक साथ होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो कौन सा कानून, कौन सा आईन पाकिस्तान में 60 दिन से आगे इलेक्शन को ले जा सकता है? तो अब अगर आप ये खेल खेलेंगे, तो फिर अगर आपको आईन की एक शिक पे यकीन नहीं है, तो कल को मैं ये भी कह दूंगा कि मुझे टैक्स भी नहीं देना। मैं समझता हूं टैक्स इसलिए नहीं देना चाहिए मुझे कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं कर सकता, तो कल को मैं भी खड़े होकर ये कह सकता हूं कि हालात ठीक नहीं है, मुझे टैक्स देना नहीं चाहिए, वे पैसे जाया कर रहे हैं। अगर एक फर्द का फैसला या एक इदारे का फैसला ये हो रहा है कि वो आईन से मुतसादिम हो गया है, तो फिर क्या होगा? हर बंदा करेगा फैसला। मैं कल फैसला कर देता हूं कि मैं दिल्ली ज्यादा टैक्स देने का, खत्म हो गई बात, क्योंकि मैं समझता हूं पैसे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर क्या होगा? ये तो अनारकी आने वाली है ना। आप अनारकी की तरफ ले जाना चाहते हैं मुल्क को। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि ये जो बैठे हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुझे इनकी ना शक्लों पे एतमाद है, ना इनके किरदार पे एतमाद है। और मैं ये भी बात करना चाहता हूं, मैं ये भी समझता हूं कि ये जो लोग बैठे हैं, ये सब नुमाइंदे हैं दोनों साइड पे। मैं कहता हूं, मैं आपके साथ बड़ी तल्ख बात कर रहा हूं कि दोनों लोग, ये दोनों साइडें स्टेटस क्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये इनमें से सारे लोग मुशर्रफ के साथ थे पहले, कभी फिर ये कभी ये पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर ये कभी ये कोई पाकिस्तान की तब्दीली की अलामत नजर नहीं आ रही मुझे। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा भलाई नजर नहीं आ रही है। तो अगर ये आप समझते हैं कि ये चेहरे वापस आ जाएंगे, यूसुफ गिलानी साहब को भी हम देख चुके हैं, शाह महमूद साहब को भी हम देख चुके हैं, फवाद चौधरी साहब को भी हम देख चुके हैं, एमके को भी हम जानते हैं, तो ये क्या खेल खेल रहे हैं हम? मतलब ये क्या है? इसमें से क्या निकलने वाला है? एक और खेल खेला जा रहा है शहबाज साहब। अगर आप अखबारात वगैरह और खबरों में इन रहते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। हमारे वज़ीर दिफा जो हैं वो अदलिया के पर काटने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म घंटों तकरीरें करते हैं और उसके अंदर इमरान खान को लान तान की जाती है, और उसके अलावा अदलिया के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। वीडियो ऑडियो लीक्स हो रही हैं। क्या एक डिबेट की जरूरत नहीं थी पार्लियामेंट के इजलास के अंदर? एक हफ्ता पार्लियामेंट का इजलास जारी रहा, संजीदगी से माशी सलामती पाकिस्तान की खतरे में है, इसके ऊपर तमाम लोग मिल बैठकर बात करें। ये संजीदगी हुकूमत के अंदर आपको नजर नहीं आ रही? और क्या आप समझते हैं कि ये संजीदा नहीं है, या इनको हालात का अंदाजा नहीं है कि कितने खराब हालात हैं? अगर आप हुकूमत के अंदर मौजूद भी हैं और आपको ये नहीं पता कि हालात माशी तौर पर पाकिस्तान के कितने खराब हैं, तो आपसे बड़ा नाअहल कोई नहीं हो सकता। इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, बात ये नहीं है, आप बहुत छोटे लोगों को बहुत बड़ी मार्जिन दे रहे हैं। आप बहुत छोटे लोगों को बहुत बड़ी मार्जिन दे रहे हैं। आप जो लोग बैठे जो बातें कर रहे हैं, क्या आप उनसे कोई अच्छाई उम्मीद कर सकते थे? उन्होंने 30 साल 35 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, ये 80 के बाद से सारे बैठे हैं। इनमें से किस आदमी ने कभी कोई पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई बात की है?
तो पार्टियों के नुमाइंदे एक लीडरों के घर के आगे बैठे हुए और इनकी पार्टियों में कभी इलेक्शन हुआ है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? एक बिल्कुल सेकंड ग्रेड के आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड की बात करें। आप मुझे बता देना, ये सारे जो लोग बैठे हैं आपके आसपास, जो असेंबली में तकरीर कर रहे हैं, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पीटीआई का हो या वो पीएमएलएन का हो या एमकेएम का हो, उनकी पार्टी में इलेक्शन हुआ है कभी? उनकी पार्टी में कभी कोई प्रॉपर एडरेसी है? कभी उनके अंदर कोई आपस में कोई समांगी है? कोई उनका प्लान है? कोई उनके पास सिस्टम है? आप मुझे बताएं। तो ये भी आप बहुत छोटे लोगों से बहुत बड़ी बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल सी है। ये बंदर के हाथ में आ गया। ये बेसिकली पाकिस्तान बंदरों के हाथ में आपने दे दिया है आज से 75 साल से। अब ये बेचारे जो जितना इनके बस का काम है वो उसको खराब, इनके बस का काम नहीं है, और अगर इनको ये तमाम तरह इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इनके हाथ में दे दी हैं तो ये संभाल नहीं पाएंगे। शब्बर सदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, और इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने की, और पाकिस्तान की माशी सलामती का आपने जिक्र किया है, किस तरह पाकिस्तान जो है इस मुश्किलात से निकल सकता है, इस पर हमने बात की। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कराची के अंदर और सिंध के अंदर आटे का बहरान सर उठा रहा है, बल्कि उठा चुका है। 175 रुपए फी किलो में कराची के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर आटा दस्तयाब है। यह बहरान कैसे शुरू हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है और कौन इसको खत्म कर सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर गंदम जो है वो रिकॉर्ड तादाद के अंदर काश्त हो रही है, और इसकी रिकॉर्ड काश्त होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो है सिंध के सूबे के अंदर गंदम का बहरान पैदा हो गया है, आटे का बहरान चल रहा है। इस बहरान को कैसे दूर किया जा सकता है और ये बहरान कब तक चलेगा, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी आमिर साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हो रही है, दूसरी तरफ आटे का बहरान है, इस बहरान की वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? कोई शक नहीं, स्टॉक हमारी अच्छी है, लेकिन ये हुकूमतों का फर्ज है कि जो चीज जिसके लिए है उसको फराहम की जाए। अब फ्लावर मिलर्स के लिए गंदम है और फ्लावर मिलर्स को गंदम खरीदने की इजाजत नहीं है, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये क्या हो रहा है देखा जाए तो हमारे अलावा दूसरे लोग स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम पे गंदम। आपको पता है मुल्क के हालात कैसे हैं, जो भी है पैसे लोगों के फारिग पड़े, प्रॉपर्टी में लोगों के पास काम नहीं है, सारे काम ठप पड़े, सब गंदम की तरफ आगे गंदम स्टॉक की जा रही है। क्या होगा कि लाम वाला ये महंगी करके हमें बाद में दी जाएगी और आटा मजीद महंगा होगा इससे। हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। पंजाब में भी यही सिलसिला चल रहा है, केपीके में भी यही सिलसिला चल रहा है। तो गवर्नमेंट के क्या ज़ाहिम है, क्या सोचेंगे हमारी हुकूमतें, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जिसका काम है उसको करने देना चाहिए। बिला वजह ये नए लोग एंटर कर रहे हैं इस सिलसिले में, जिसको हम कंडेम करते हैं। और चौधरी साहब, ये सूरत हाल पंजाब के अंदर तो नजर नहीं आ रही है, वहां पर तो इस किस्म का कोई बहरान नहीं है, ना ही आटे की लाइनें लगी हुई हैं। सिंध के अंदर आटे का बहरान है, यहाँ 175 रुपए फी किलो आटा मिल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? सिंध के अंदर ये बहरान क्यों पैदा हुआ है? देखिए, हमने कोई जानबूझ के बंद नहीं किया, हमारे पास तो गंदम आने दी नहीं जा रही ना, और के हाथ से किया हुआ हुकूमत ने। कल ये अलाउ कर दे सिंध से गंदम, कोई बहरान नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। बहरान हुकूमत का पैदा किया हुआ है जनाब, ये हुकूमत का पैदा किया हुआ बहरान है। ये हुकूमत बैक ऑफ हो जाए, कल ही सारे मसले खत्म हो जाएंगे। और लोग कहते हैं इसका बहरान का जिम्मेदार जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ को कंट्रोल करना जो है वो एक बहुत बड़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ किस हद तक इस बारे में जिम्मेदार हैं और इस बहरान के जिम्मेदार के पैदा करना है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है, जब फ्लावर मिलर्स गंदम नहीं खरीद पाएंगे तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास ही जाएगी ना, और जा रही है। वो महंगी करके बाद में हमें सेल करेंगे, आटा मजीद महंगा हो जाएगा। इतनी सी बात है जो हुकूमत की समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ हुकूमत खुद करा रही है इसको, अवाम को परेशान करना चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है, बता रहे थे कि सिंध की हद तक ये मामला किस हद तक ख़राब है और उसकी जिम्मेदार कौन है, कौन ये मामला सही कर सकता है। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि शर्जील इनाम मेमन साहब और दीगर रहनुमा जो हैं वो आकर इस मामले के ऊपर बात कर रहे थे। आने वाले दिनों के अंदर दुआ यही है कि ये बहरान जो है वो किसी न किसी हद तक ख़त्म हो जाए और सिंध के आवाम को इस हवाले से रिलीफ मिले। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद प्रोग्राम के लिए दोबारा हाजिर होंगे। मंडे वाले दिन मुजाहिद बरेलवी साहब आपको ज्वाइन करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।